गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देखिएगा बेटा, मैं आज आपको यहाँ पर केमिस्ट्री से रूबरू करवाऊँगा कि एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री आती है वो आपको किस लेवल से मिलती है, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपन इसको माइनस से लेकर के चलेंगे और कोशिश वहाँ तक करेंगे जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिएगा केमिस्ट्री एक बहुत सरल सब्जेक्ट है और आप सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, रोज़ आप केमिस्ट्री को महसूस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये केमिस्ट्री है अपने को आती नहीं है। केमिस्ट्री हर एक चीज़ में बसी हुई है। ठीक है, आपके सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है इसमें भी केमिस्ट्री है। सर कैसे है? ये जितना भी ये पदार्थ है ये सब ये केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं। ठीक है, पेन है, पेन से जो इंक आ रही है वो भी केमिस्ट्री है। जिस पेज पे आप लिख रहे हो क्या है भाई? केमिस्ट्री है। तो हर एक वस्तु है उसमें केमिस्ट्री निहित है। तो केमिस्ट्री एक बहुत सरल सब्जेक्ट होगा दोस्तों, इससे डरना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अपन पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। बिल्कुल एज इट इज़, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नोटबुक है जिसको आप लिख रहे हैं बड़े प्यार से, ठीक है, उसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों को अपन यहाँ पर रोकते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर केमिस्ट्री हकीकत में है क्या। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री। क्या लिख रहा हूँ बेटा? केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री क्या है जरा इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ये लो भाई केमिस्ट्री। एक छोटा सा हेडिंग आप भी लगा लें सभी। ठीक है, मैं भी लगा देता हूँ। केमिस्ट्री को प्यार से भाई आप जानते हैं हम रसायन विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का ये पार्ट फर्स्ट मैं आपको आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पार्ट 01, इसको जरूर याद रखें। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चे हैं उनको क्लास देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आज अपनी पहली क्लास है केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ रसायन विज्ञान। सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान है क्या, सबसे पहले तो अपन ये बात जानेंगे। तो क्या लिखना है अपने को? अपने को लिखना है विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ की संरचना और उसके रासायनिक गुणों के साथ में आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, गुणों, ठीक है ना, संरचना के बाद में कोमा करके लिखेंगे गुणों, ठीक है, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
रसायन विज्ञान या फिर सर हम कह देंगे इसे केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण और पदार्थों के बीच में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाता है सर? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी है। सर ये क्या बात है, एक बार आप बताइएगा। एग्जामिनर अपने से ये पूछता है कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी धातु से हुई है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति है ना कीमिया शब्द से हुई है, तो हम लिख सकते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति CHEMISTRY, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। याद रखेंगे, कीमिया कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है भाई स्टूडेंट्स? कीमिया शब्द से हुई है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो देखिएगा बेटा, यहां पर जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से, लेकिन अपने से पूछ लिया जाए कि रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अपन लिख सकते हैं रसायन का शाब्दिक अर्थ। रसायन का शाब्दिक अर्थ रस प्लस आयन, रस प्लस आयन, अर्थात हम कह सकते हैं रसायन। रसायन और रसायन को हम कह सकते हैं रसों का अध्ययन। किसका अध्ययन भाई? रसों का अध्ययन। ये बात आप याद रखना, रसों का अध्ययन। रसों का अध्ययन। ठीक है, आशा करता हूं बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिएगा, अगला पॉइंट यहां से आता है। ये क्या है सर? यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन अपने से और पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान जो है इसके जनक कौन है। तो दोस्तों आपने लेवाइसिए या फिर अपन गूगल सर्च करते हैं तो लेवाइजियर लिखा हुआ मिलता है, ये एक ही है। ठीक है, अपने को ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोचना है, लेवाइजियर और लेवाइसिए एक ही है। ठीक है, तो लिखेंगे भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, या रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, या फिर हम कह सकते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं बेटा सर इस रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं लेवाइसिए। लेवाइसिए। ठीक है, एक बात याद रखना है, यहां पर एक शब्द और जोड़ दें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या? आधुनिक। आधुनिक। अगर इसको ऐसे पूछा जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? लेवाइसिए
या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा लेवाइजियर। लेवाइजियर एक ही बात है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ, इधर भी लिख लें आप, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। चलिएगा अब देखना, ये तो एक छोटी सी बात थी रसायन विज्ञान को लेकर। अब मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाला हूं जो एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन करता है। जैसे कि अपने से क्वेश्चन करेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ टॉपिक लेगा। पदार्थ टॉपिक में वो सभी बातें पूछता है जो एग्जाम में आती हैं, जैसे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा वो पीरियोडिक टेबल को भी यहाँ पर पूछता है। तो जब हम तत्व पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिएगा अपन एक आज की क्लास का माने एक पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे पदार्थ। और पदार्थ को प्यार से कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है भाई, मैटर। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपन एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, पदार्थ। पदार्थ पदार्थ या फिर पदार्थ को कहेंगे मैटर। क्या कहेंगे भाई स्टूडेंट्स, मैटर कहेंगे। ठीक है ना। चलिएगा, ये पदार्थ क्या है, देखो ये बोर्ड है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो चेयर है, आपके सामने जो मेज है, ठीक है, बोतल आपके सामने रखी है, ठीक है ना, मेरे हाथ में पेन है, पंखा चल रहा है, घड़ी लगी हुई है ना स्टूडेंट्स। ये सब है ना, ये सब किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। किस में आते हैं भाई, पदार्थ में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जामिनर के जहन में रहता है, जो क्या रहता है, पदार्थ क्या है, कि भाई स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊं। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जामिनर तो क्या करेगा, यहां से क्वेश्चन निकाल देगा। लेकिन जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा पदार्थ क्या है, तब तक ये टॉपिक उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु, प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और अपना द्रव्यमान रखती है, या फिर जिसका द्रव्यमान हो, वह वस्तु ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, पदार्थ कहलाती है। जैसे कि मेरे सामने ये क्या है भाई, मार्कर है, जानते हैं आप, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस मार्कर को, इस पेन को अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है, क्योंकि इसमें कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है भाई, इसका कोई द्रव्यमान है, ये नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आगे कोई भी है, ये पदार्थ नीचे गिरेगा तो गिरने के बाद में ये स्थान को भी कवर करेगा, करेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसी बात को अपने को लिखना है, पदार्थ क्या है। तो लिखेंगे प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु, लिखेंगे बेटी, प्रकृति में प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, ठीक है, प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो एवं स्वयं का द्रव्यमान हो,
द्रव्यमान हो वह पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ या फिर मैटर कहलाता है। वह पदार्थ या फिर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? शर मैटर कहलाता है। ठीक है, समझिएगा इसको। इसके बाद में देखिएगा ये जो पदार्थ है भाई, इस पदार्थ को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दो भागों में। एक तो अपन पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अवस्था के आधार पर इस पदार्थ के क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार। तो बेटा यहां पर आपको क्या करना है? पदार्थ के प्रकार के बारे में अपने को जानने से पहले, ठीक है, कुछ बातें हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मालूम है आपको कि कक्षा 6 से ही अपन ठोस द्रव गैस पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? तो उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं कि अपना जो एनसीईआरटी सिलेबस है, इस एनसीईआरटी में पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बीईसी के बारे में भी बात की गई है। ठीक है ना? तो देखते हैं इनको क्या है क्या नहीं है। तो एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे, भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार लिखेंगे। भौतिक प्रकृति के आधार पर भौतिक प्रकृति या फिर कहूंगा फिजिकल नेचर। भौतिक प्रकृति या फिजिकल नेचर के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार मैं कह सकता हूं आपको टाइप ऑफ मैटर बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। ठीक है ना? तो देखते हैं यहां पर पदार्थ है भाई, ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे देखिएगा। मैं एक ही जगह लिखूंगा यहां पर ताकि आपको बार बार परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने लिखा नंबर 1, मैंने लिख दिया स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। किसकी बात करेंगे? सॉलिड, जिसे आप कहेंगे ठोस। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा लिक्विड। लिक्विड जिसे आप कहेंगे द्रव। क्या कहेंगे बेटा? द्रव कहेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे गैस। क्या भाई? गैस। ठीक है, चौथे नंबर पर मैं बात करूंगा प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवें नंबर पर मैं बात करूंगा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं भाई अपने को कुल मिलाकर के पढ़नी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ठोस की, कि ठोस क्या होते हैं। ठोस क्या होते हैं? बड़ी इच्छा होगी जानने की, और ऐसा भी नहीं है कि इस ठोस के बारे में आप जानते नहीं है। ठीक है, हर एक कठोर वस्तु है ना, आप उसको ठोस नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी फॉर्म होती है, अब वो किस से किस में बदलती है। ऐसे तो बर्फ है, ये भी ठोस होती है, लेकिन इसको ठोस नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने मान लो किसी एक गुटके को, जो कि लोहे का है, यही है,
ये क्या है, एक लोहे का गुटका है मान लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। मैंने किसी बच्चे को दे दिया और कहा कि बेटा धीरज तू क्या कर, इसको है ना मोड़ दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको मोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, ये बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के अपने को दो तीन चीजों के बारे में बात करनी है। एक तो अपन बात करेंगे आकार की, ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई, आकार की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम जो बात करेंगे उसके आयतन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं दो चीजों की बात करने वाला हूं। ये जो वस्तु है ये अपने को जो दिखाई दे रही है, ठीक है, एक तो इसकी हम बात करेंगे कि आकार, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, आकार की बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर अपन जो बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, आयतन की बात करेंगे, साइज एंड वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर मेरे से तो ये भाई नहीं टूटेगा, ये मेरे से तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है, आसानी से इसको तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों, ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, इसका आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है। इसके आकार और आयतन दोनों क्या है भाई, निश्चित, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। मतलब ना तो आकार इसका चेंज है और ना ही क्या है भाई, इसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो चेंज है। तो अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। एक बात अपने को और याद रखना है, ये यहां पर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है भाई, पार्टिकल्स है। ये क्या है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल हैं, ये ध्यान रखना, जिनको अपन कण कहेंगे, ये बहुत ही नजदीक नजदीक पाए जाते हैं, इसलिए इनको तोड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए इनको तोड़ पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकार, वे पदार्थ जिनका आकार, जिनका आकार एवं आयतन, ठीक है, साइज एंड वॉल्यूम कह सकते हैं आप, साइज एंड वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम दोनों ही निश्चित हों, दोनों ही निश्चित हों, ठोस कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इनमें जो कण होते हैं, इनके कण ये बहुत नजदीक नजदीक स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल या फिर किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं ठोसों में कण, ठोसों, या फिर आप लिख सकते हैं सॉलिड्स के कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, बहुत पास पास स्थित होते हैं, अतः इन्हें तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता
बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, ईंट, पत्थर, ठीक है, दीवार, बोर्ड, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सभी जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या हैं, ये ठोस है। ये क्या है भाई, ठोस है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स इसको आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ठोस क्या होते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जैसे कि हमने पीछे लिखा है। इनका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या हैं, निश्चित हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरे नंबर पर आता है द्रव, जिसे हम कहेंगे लिक्विड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव, या फिर कहूंगा लिक्विड। द्रव या फिर क्या कहूंगा भाई, मैं इसको लिक्विड कहूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखिएगा, ये 3-4 आकृतियां मान लो मैंने आपके सामने बना दी है। ये ठीक है, मैंने बना दिया एक ये आकृति। ठीक है, मैंने एक ये आकृति बना दी, और इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने ये वाली आकृति बना दी। देखिएगा, ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आकृति बना दी आपके सामने ट्राई एंगल। क्या बना दिया भाई, ट्राई एंगल बना दिया। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं अपन, जल भरते हैं। यहां पर हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। ये क्या भर दिया, जल भर दिया। ठीक है, और यह जल मान लो 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। अब इस जल को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो पहले तो ये एक आयताकार या स्क्वायर जैसे डिब्बे में ये फिट था। ठीक है, ऐसा दिख रहा था अपने को चौकोर बिल्कुल। फिर किसी बच्चे ने यहां से निकाल करके उसको यहां डाल दिया, इस वाले पात्र में डाल दिया। फिर उसने इसका आकार ग्रहण कर लिया, ऐसे हो गया, ये अंडाकार हो गया। और फिर एक बच्चे ने यहां से इसको निकाल करके किस में डाल दिया भाई, इस आयताकार पात्र, इसमें ट्राइंगल त्रिभुज आकार पात्र में डाल दिया। तो इसने ऐसा आकार ग्रहण कर लिया। तो अपने को इनको देख करके ही मालूम पड़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि पदार्थ है ना, यदि उसका आकार है ना वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो सीधी सी बात है, इनका आकार है ना वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इनका वॉल्यूम जो है, आयतन है, वो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। तो वो कौन कहलाएंगे, लिक्विड कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एक छोटी सी बात यहां पर, क्या लिखना, वे पदार्थ जिनका आकार जिनका आकार
अनिश्चित एवं आयतन आयतन बोले तो वॉल्यूम निश्चित हो द्रव कहलाते हैं, और इसको भाई स्टूडेंट्स आपने एक यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ये आती है कि सर किन को हम लिक्विड्स कहें। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये सब क्या है, ये लिक्विड है। ये सभी क्या है भाई, लिक्विड है। इनको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आप याद रखें। ठीक है, तीसरे नंबर पर भाई मैं बात करूंगा आपके सामने यहां पर गैस की। किसकी बात करूंगा भाई, गैस। तो गैस क्या है, हेडिंग लगाइएगा, गैस। गैस बोलिएगा क्या भाई, गैस। प्यार से सुनेंगे, देखना। आप देख पा रहे हैं जिस स्थान पर आप बैठे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर गैस है। क्या वो गैस आपको महसूस हो रही है क्या? नहीं। तो इसका आकार और आयतन दोनों ही जो हैं ये अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनिश्चित। तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हों गैस कहलाते हैं। गैस कहलाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, इन्हें तोड़ने के लिए ठोस और लिक्विड दोनों की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ना के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक छोटा सा पॉइंट अपन बना करके और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें तोड़ने या फिर ब्रेक करने के लिए ना के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ना के बराबर किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। जैसे कि अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन है, ठीक है, O2 है,
ठीक है। ऐसे बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि इनका और आकार और आयतन दोनों हैं। ये क्या है भाई, अनिश्चित है, अतः इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर जो आपने क्या पढ़ा है भाई, द्रव पढ़ा है, ठोसों की अपेक्षा इन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लिखना, इन्हें तोड़ने के लिए, लिख लो कहीं जगह बच रही होगी, इन्हें तोड़ने के लिए ठोसों की अपेक्षा ठोसों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें तोड़ने के लिए ठोसों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हैं पानी में कई बार आपने भाई आप तैराकी की होगी, आपने पानी को ऐसे अपन मारते हैं तो अपने हाथों पर लगता है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दोस्तों ठोसों की अपेक्षा कम पड़ती है। चौथी अवस्था आती है भाई यहां पर प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। लिखना प्लाज्मा, क्या लिखेंगे भाई, प्लाज्मा लिखेंगे। क्या है प्लाज्मा, एक बार अपन जानते हैं। सबसे पहले अपने को एक बात याद रखनी है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। लिख लो, यह पदार्थ की फोर्थ अवस्था है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है, फोर्थ अवस्था है, ठीक है। इसकी खोज जो की है विलियम क्रूक्स ने की है। विलियम क्रूक्स। और इसका जो नामकरण किया है, इसका जो नामकरण किया है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है लेग्यूमर। लेग्यूमर नाम के व्यक्ति ने इसका क्या किया है भाई, नामकरण किया है, ठीक है। इसके बाद में याद रखना, ब्रह्मांड में क्या लिखेंगे भाई, ब्रह्मांड, जिसे आप कह सकते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था है, ठीक है। इसके बाद में लिखना, तारों पर भी, स्टार्स पर पाई जाती है अत्यधिक ताप के कारण। अत्यधिक ताप के कारण, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक और आपको याद रखना है, क्या, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व आयन पाए जाते हैं। इसमें स्वतंत्र आयंस
व इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र आयंस व इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है यहां पर जो एग्जामिनर के जहन में रहता है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसको तो भूलना ही नहीं है। यह रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी अवस्था है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यह अवस्था रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी है। यह अवस्था रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी है। यह अवस्था रेडियो तरंगों के लिए क्या है भाई, उत्तरदायी है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, याद रखनी है। एग्जाम में यूं का यूं क्वेश्चन इनमें से छपता है, कई बार विलियम क्रूक्स का छपता है, कभी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व आयन को पूछा जाता है, तो कई बार इसको तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको यहाँ पर स्टार मार्क भी कर लेंगे। ठीक है ना, MTR डाल लेंगे कि मुझे तो रटना है। आशा करता हूँ स्टूडेंट सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब मैं बात करूंगा इससे अगली अवस्था जिसे आप कहेंगे BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो लिखना भाई पांचवी अवस्था जिसे आप कहेंगे BEC। BEC क्या कहेंगे भाई, BEC। तो सबसे पहली लाइन जो अपने को जोड़नी है यहाँ पर वो ये है कि यह पदार्थ की फिफ्थ अवस्था है, पांचवी अवस्था है। तो लिखना यह पदार्थ की फिफ्थ, या फिर आप लिख सकते हैं पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अगला पॉइंट अपने को जानना है यहां पर क्या, इसका नामकरण सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से किया गया। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इसका BEC नाम रखा गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया है। तो लिखना आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया, इक्वेशन। यह समीकरण बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछी गई है, हो सकता है आगे भी आपको इसका सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सर कौन सी है, इसको एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण है E बराबर mc²। E बराबर mc²। बात आती है E क्या है, सुनेंगे इसको। सर
ई यहां पर एनर्जी है, एनर्जी। एम बराबर क्या है, मास, ठीक है। और सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट, या फिर मैं कह दूं प्रकाश की चाल, ठीक है। ये दो तीन बातें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दो तीन बातें हैं, ये आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आशा करता हूं स्टूडेंट ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार इसको धीरे धीरे उतार लें, ठीक है। मैं तब तक पानी की 2 बूंदें ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक छोटा सा कि यहां पर बिंदु आता है अवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर, अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाओं में बदलाव, अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिएगा, हमने 3 अवस्थाएं कुल मिलाकर के पढ़ी हैं भाई, ठीक है। जिसमें आपने कहा था ठोस, फिर आपने कहा द्रव, फिर आपने कहा गैस। इन 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है। बोलो स्टूडेंट्स, ये 3 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को यदि द्रव में चेंज कर दें, ये मान लीजिएगा अपने पास में क्या है, ठोस पदार्थ है। ये क्या है भाई, अपने पास में ठोस पदार्थ है। इस ठोस को हमने क्या कर दिया, द्रव में कन्वर्ट कर दिया। ये लो, इसको द्रव में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने द्रव को किस में कन्वर्ट कर दिया है, गैस में। द्रव को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, गैस में। सुनिएगा, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे। यदि ठोस द्रव में बदल जाए और द्रव गैस में बदल जाए तो इन्हें क्या कहेंगे, ठीक है। तो ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, गलन, या फिर इसको कह सकते हैं मेल्ट, ठीक है। द्रव यदि गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कहते हैं वाष्पन, वाष्पन बोले तो वेपोरेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेपोरेशन। अब यदि मैं कह दूं कि यह जो गैस है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए भाई सर, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे भाई, संघनन कहेंगे, कंडेंसन कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं सी। और फिर अपने से एग्जामिनर कह दे यदि द्रव किस में बदल जाए भाई, ठोस में बदल जाए, द्रव किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। ये होता है सर हिमांक। क्या होता है भाई, ये हिमांक।
या फिर इसको कह सकते हैं फ्रीजिंग। क्या कह सकते हैं भाई? फ्रीजिंग कह सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है, एग्जामिनर कह दे कि यदि ये ठोस है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई? सर गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यदि ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। ये वाले सुनिएगा, ये ठोस से किस में बदल जाए? यदि गैस में बदल जाए तो ये क्या कहलाएंगे? ठोस यदि किस में बदल जाए? सर गैस में बदल जाए तो ये क्या कहलाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। ये कहलाएगा साहब उद्रवपातन। क्या कहलाएगा भाई? उद्रवपातन, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और फिर एग्जामिनर अपने से कह दे कि यदि गैस है ना भाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? सर गैस कन्वर्ट हो जाए किस में? ठोस में। गैस किस में कन्वर्ट हो जाए भाई? ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। बहुत कम लोग हैं जो आपको बताएंगे कि गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, यदि ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सर निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। निक्षेपण को या कहते हैं हम डिपोजिशन। क्या कहते हैं भाई? डिपोजिशन कहते हैं। और उद्रवपातन दोस्तों आपको मालूम है, उद्रवपातन जिसे हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। क्या कह रहे हैं भाई? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को भी स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। ये क्या होता है? जब पदार्थ ठोस अवस्था से किस में बदल जाए भाई? गैस में, बगैर द्रव में बदले, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? सब्लिमेशन कहेंगे, उद्रवपातन कहेंगे। लिखना, यदि पदार्थ ठोस अवस्था से यदि पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले, यदि गैस में बदल जाए, यदि गैस में बदल जाए तो इसे उद्रवपातन कहते हैं। उद्रवपातन कहते हैं। और ऐसा जो आपको देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? सर आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में कपूर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? कपूर। आप नौसाधर बोल सकते हैं, नौसाधर, या फिर कह सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पहले क्वेश्चन बन गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से रटना है। यहाँ पर MTR डालेंगे। ठीक है, यदि ठोस द्रव में बदल जाए तो गलन, यदि द्रव गैस में बदल जाए तो वाष्पन, यदि गैस द्रव में बदल जाए तो संघनन, और यदि द्रव ठोस में बदल जाए तो हिमांक, यदि ठोस बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसे हम उद्रवपातन कहते हैं। उद्रवपातन का उदाहरण कपूर, नौशाधर लिखा है, अमोनियम क्लोराइड लिखा है। और यदि गैस है, ये सीधे किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, तो इसको निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण बोले तो यहाँ पर डिपोजिशन। आशा करता हूँ स्टूडेंट सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्यों बेटा जी? तो चलिएगा आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ेंगे रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट आप एक स्टार बना करके एक टाइटल लिखेंगे, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार।
रासायनिक प्रकृति के आधार पर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से यहां से निश्चित मान करके चलना कि आपका क्वेश्चन है एग्जाम में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? पदार्थ के प्रकार की बात कर रहा हूं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं सर, ये बताइएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व पढ़ेंगे, और तत्व को आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यौगिक की। किसकी बात करेंगे? यौगिक। यौगिक बोले तो कंपाउंड। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा मिश्रण। मिश्रण को आप सभी नाम देंगे, क्या कहेंगे भाई? मिक्सर। क्या कहेंगे भाई? मिक्सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? तत्व की बात करेंगे। ठीक है, कि तत्व क्या होते हैं? तत्व, तो तत्व की एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पर हम लिखेंगे। प्रकृति में पाई जाने वाली, या मैं कह सकता हूं तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाला शुद्ध पदार्थ है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? तत्व कहते हैं। या एक ही प्रकार के एटम से, परमाणुओं से मिलकर जो बने शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो लिखेंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं, या फिर आप कह सकते हैं एटम्स, एटम से एटम से एटम्स से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक शर्त है ये कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे और वह शुद्ध होंगे। क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि तत्व जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये तत्व जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एरो बना करके लिखेंगे, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व या एलिमेंट्स, तत्व या एलिमेंट्स, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले
ये 3 प्रकार अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इन तीनों ही प्रकारों के मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। क्या क्या भाई? धातु, धातु, धातु बोले तो मेटल। दूसरे नंबर पर आप बात करेंगे अधातु, अधातु बोले तो नॉन मेटल। तीसरे नंबर पर आप बात करेंगे उपधातु, मेटालॉइड्स। किसकी बात करेंगे? मेटालॉइड्स की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके अपन इनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धातु को। ठीक है ना? तो लिखेंगे धातु या मेटल, लिखेंगे धातु या मेटल। लिखना धातु या फिर लिखो मेटल। धातु या क्या लिखेंगे? मेटल लिखेंगे। इसमें एक छोटी सी बात अपने को लिखनी है, धातुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। 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 समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? जी सर, हमें समझ में आया है। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, सबसे पहले इनके बारे में 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं। सबसे पहले सभी धातुएं जो होती है ना, ये कठोर होती हैं। तो अपन लिखेंगे कठोरता, हार्डनेस। क्या लिखेंगे भाई? कठोरता लिखेंगे, हार्डनेस। दूसरे नंबर पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, हम लिखने वाले हैं, दूसरे नंबर पर हम लिखने वाले हैं, ठीक है, धातु जो होती हैं चमकीली होती है। धातु क्या है भाई? चमकीली है। चमकीली बोले तो दोस्तों लस्टर। ठीक है, क्या कहेंगे? लस्टर। धातु जो होती हैं ये चमकीली होती है, चमकीला लस्टर बोलते हैं। तीसरे नंबर पर अपने को याद रखना है, धातु जो होती है ना, इनमें आघात वर्धनीयता, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है। और चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स अपने को याद रखना है, धातुओं में तन्यता, किसका गुण पाया जाता है भाई? तन्यता का गुण पाया जाता है। पांचवें नंबर पर अपने को भाई याद रखनी है क्या? धातुओं के गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और अपने को क्या याद रखना है? क्वथनांक पढ़ेंगे, एमपी व बीपी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में भाई हम पढ़ेंगे साउंडेबिलिटी। साउंडेबिलिटी बोले तो ध्वनिकता, धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण भी पाया जाता है। और इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि धातु विद्युत, किसकी भाई? विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। इन 4-5 पॉइंट को दोस्तों आपने यहां पर जो देखा है, इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अपवाद के रूप में कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पहले एग्जाम में बने हैं, वो तमाम क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में बने हैं उनको भी मैं आपको करवाऊंगा। और जो क्वेश्चन भाई पहले नहीं बने हैं उनको यहाँ पर अपन देखेंगे कि आगे एग्जाम में बन जाए।
तो वन बाय वन करके अपन एक एक बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कठोरता। क्या लिखेंगे भाई? कठोरता। तो लगाइएगा पहला टाइटल आप, कठोरता। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कठोरता लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं हार्डनेस। क्या कहेंगे? हार्डनेस कहेंगे, कठोरता कहेंगे। तो आप लिखेंगे सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लिखना, सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं दोस्तों कठोर होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन आपको याद रखना है सोडियम Na+ व K+, जिसे मैं कहूंगा पोटेशियम। लेकिन सोडियम व पोटेशियम जो धातु होती हैं, ये कैसी होती है भाई? मुलायम होती हैं सर, सॉफ्ट होती हैं। मुलायम या सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, मुलायम या सॉफ्ट होती हैं। इसीलिए इसीलिए इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इसीलिए बेटा इन्हें हम किससे काट सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। नाइफ कटर जो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी धातुएं हैं, तो कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। अब सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील भी होते हैं, ठीक है। वायु और नमी के संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन्हें हम कैरोसिन के तेल में डुबोकर भी रखते हैं। ये कैरोसिन के तेल वाला क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, और EMRS लैब अटेंडेंट जो वैकेंसी थी, इसमें भी इसको पूछा गया है। तो अगला पॉइंट बना करके लिखेंगे हम क्या? देखिएगा, लिखना, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील भी हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील भी हैं, जो वायु व नमी के संपर्क में आते ही संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तुरंत आग पकड़ लेती हैं। तुरंत आग पकड़ लेती हैं। लिखना, इसीलिए इन्हें कैरोसिन के तेल में कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है।
इसीलिए इन्हें कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक एक करके अपन इन तमाम बातों को दोस्तों पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, चमकीले, उसके कठोरता पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, कठोरता। तो कठोरता के बाद में आता है लस्टर, जिसे हम कहेंगे चमकीली। क्या कहेंगे स्टूडेंट, चमकीली। तो नंबर नेक्स्ट आप लिखेंगे चमकीली। क्या लिखेंगे भाई, चमकीले लिखेंगे।